चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. लेट पी ऑफ एक्स डिनोट्स द पावर सेट ऑफ अ सेट एक्स. तो पावर सेट जब भी हम बात करते हैं, सबसेट की हम बात करते हैं, तो हमें एक ही फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज करना होता है वो होता है 2 की पावर एक्स. तो हमें पता है ए में कितने सेट है, ए इज अ नल सेट, मतलब ए के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं है. तो जब पहली हम पावर ऑफ नल सेट लगाते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इट विल बिकम 2 की पावर 0. तो आंसर क्या आ जाएगा 1. तो दिस होल विल गिव मी आंसर ऑफ 1. अगली बार ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो दिस होल विल गिव मी एन आउटपुट ऑफ 2. फिर इसके ऊपर एक और बार लगाया जाएगा तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और एक और बार लगाया जाएगा तो 2 की पावर 4 लगाया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 16. तो प्लीज रिमेंबर दिस कि जब भी आपको किसी भी वैल्यू के अंदर सबसेट नंबर ऑफ पावर सेट या सबसेट निकालने की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें 2 की पावर को हमको उसको आगे बढ़ाना होता है. तो 2 की पावर से हमको कितनी बार लगाना था, एक बार 2 की पावर 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 की पावर 2 आएगी, और फिर 2 की पावर मतलब 4 आएगी. तो इन दिस वे आवर आंसर विल बी 16. Easy question should be attempted in the paper. Reading the next question, there are 50 distinct positive integers to be chosen such that the highest of the among them is 100 and the average of the largest 25 integer among them exceeds the average of the remaining integers by 50. समझिए दो सेट की बात कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे दो सेट है, इसके अंदर 25 इंटीजर है, बड़े सेट में भी, और छोटे सेट में भी कितने इंटीजर है 25 इंटीजर है. पॉजिटिव है सारे और डिस्टिंक्ट भी है. तो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100 है. समझिए आप इस बात को. अगर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स. सिंपल सी बात कर रहा हूं, 25 इंटीजर यहाँ पे है और 25 इंटीजर यहाँ पे है, क्योंकि टोटल 50 इंटीजर लेना है हमें. मैक्सिमम 100 ले सकता हूँ, तो इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मानूंगा, 99, 98 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा मैं. आ रही है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए सम की. तो सारे नंबर्स हम क्या लेने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम. तो अगर मैं देखता हूं तो माई स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम 76 एंड इट विल गो टिल व्हाट 100. ये 25 नंबर होंगे मेरे सबसे बड़े. सबसे बड़े 25 नंबर आ चुके हैं. इनका जो एवरेज होगा दैट विल बी द मिडिल टर्म, एडिशन ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय 2. तो 100 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया एवरेज आपका 88. ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि ये एक एपी सीरीज बन रही है, कंटिन्यूसली आपके नंबर 1 से बढ़ रहे हैं, दैट इज एन एपी सीरीज. तो जब ये एपी सीरीज है तो 88 इसका क्या हो जाएगा एवरेज. और वहीं पे ये बोला गया है कि जो दूसरा ग्रुप है उसका एवरेज इससे 50 कम है, तो इसका एवरेज आएगा कितना 38. तो 38 से आगे 12 डिजिट मतलब 50 और पीछे 12 डिजिट मतलब 26. तो ये रेंज होगी 26 से लेके 50. मिनिमम डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं हम वहां पे. आ रही है आपको मेरी बात समझ में, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज की. तो 26 से 50 इस सेट की वैल्यू होगी 25, जिनका एवरेज होगा 38 इंटू 25, और यहाँ का एवरेज का एडिशन होगा 88 इंटू 25, और इन्हीं का एडिशन निकालना है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 प्लस 88 इंटू 25 ब्रैकेट में. 8 और 8 16, 8 3 11, 126 into 25. So instead of doing multiplied by 25, we'll give it like this. So 4 3s are 12 and 31.5. तो आंसर will be 3150. मैंने 25 से मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है. मैंने क्या कर दिया है, 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है. So my answer is 3150. My answer is what? 3150. Aruna purchased a certain number of apples for ₹20 each. पर्सनली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे को लगता है इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए. सबसे पहले देखते हैं उसने एप्पल खरीदे हैं और मैंगो खरीदे. अब मैंगो की जो उसकी एप्पल की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 20. फिर उसके आगे मैंगो की कॉस्ट प्राइस कितनी है 25. एंड सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज एट 25 ईच. इफ ही सेल्स द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारी 22, प्रॉफिट कितना आ गया 2 रुपए, और 20% लॉस काय में कर रहे हैं हम मैंगो में, तो ये 20 लॉस कितने का हो गया 5 रुपए का. बट ओवरऑल शी नीदर मेक्स प्रॉफिट नॉर लॉस. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि -5 ऑफ मैंगो प्लस ट्वाइस ऑफ एप्पल, जिसमें एम और ए नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ मैंगोज है, इज इक्वल टू 0. तो ट्वाइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मैंगो
इससे आ जाता है एप्पल अपॉन मैंगो इज इक्वल टू 5/2। मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स अगर 5x हैं तो नंबर ऑफ मैंगो हमारे कितने हैं 2x हैं। ये रेशो में आ चुका है, ये काय में आ चुका है, रेशो में आ चुका है। अब वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ शी सेल्स द एप्पल्स एट 20% लॉस, जो मेरा एप्पल है वो 20% लॉस में बेच दिए मैंने, तो मैं मान लेता हूँ एप्पल कितने में बेच रहे हैं 16 में, एंड ऑल द मैंगोस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो ये 25 के कितने बेच रहे हैं अपन 27.5 में। और अभी भी ओवरऑल क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, कितने का 150 का, दिस अ लॉस ऑफ 150। तो एप्पल अगर 5x है उसमें मेरे को कितने का लॉस हो रहा है 4 रुपए का, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज 5x - 4, दैट इज गोइंग टू बी माई लॉस इन एप्पल्स। और प्रॉफिट इन मैंगोज विल बी, हर मैंगो में 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैंगो के नंबर्स कितने हैं मेरे पास 2x, बट ओवरऑल इससे क्या हो रहा है लॉस आ रहा है, कितने का 150 रुपए का। तो इसमें आगे बढ़ता हूँ, सॉल्व करता हूँ, -20x + 5x इज इक्वल टू -150, आई गॉट -15x इज इक्वल टू -150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशंस एप्पल कितने थे 50 और मैंगो कितने थे 20, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 10, और उन्होंने हमसे वैल्यू एप्पल की पूछी है, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे हम 50। उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है हमसे एप्पल की, इसलिए हम वैल्यू क्या मार्क करेंगे 50। इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस होते तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है तो भी हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर पा रहे हैं। अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ लॉग, जो थोड़े से कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो लॉग को देख के डरते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यूनिकनेस के साथ कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका जो बेस है वो इसका नंबर है, वो जो इसका नंबर है वो इसका बेस है, तो इसमें इन्वर्स करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम क्या करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला होता है एक log of x to the base y is equals to 1/log of y to the base x। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो नंबर है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेस है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको बाहर ले लेते हैं, इट विल बिकम 1/2 log of y to the base x plus 1/2 log of x to the base y, and this is equal to what 1। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज बिकम log of y to the base x plus 1/log of x to the base y, and that is equal to what 2। अगर मैं इसका बेस चेंज कर देता हूं तो इट विल बिकम, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिखाया इससे, तो दिस विल बिकम log of y to the base x plus 1/log of y to the base x, and that is equal to what 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो आई कैन राइट इट एज t plus 1/t इज इक्वल टू 2। और ये एक ऐसी इनइक्वालिटी प्रूव होती है जहां पे ये वैल्यू तो ही पॉसिबल है जब t की वैल्यू क्या हो 1 हो। ये कब पॉसिबल है, ये 2 के बराबर कब हो सकता है x plus 1/x, ये इसकी मिनिमम वैल्यू पे लाई कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब t और 1/t दोनों की वैल्यू क्या हो 1 हो, दोनों की वैल्यू क्या हो 1 हो। तो ध्यान से देखिए आप, जब दोनों की वैल्यू 1 है तो हमारी जो इक्वेशन फ्रेम होगी वो ऐसी हो जाएगी यहाँ से कि log of x to the base y is equals to 1, तो x is equals to y। आपकी इक्वेशन क्या बन गई है x is equals to y। अब इस इक्वेशन में मैं y को रिप्लेस कर देता हूँ x से, तो माई इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे एक बार x की वैल्यू 6 आएगी और एक बार x की वैल्यू -5 आएगी। इफ यू वांट आई कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक आल्सो, बट आई थिंक यू शुड नो दैट मच हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक। -5 निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि log किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब आपके पास जो वैल्यू बची है x की वो क्या है 6 है, और वही वैल्यू किसकी है y की भी, तो x और y दोनों 6 हैं, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो आंसर विल बी व्हाट 72। So in this we have reached almost half of the paper. Now we are moving ahead with the next question. The number of numbers, नंबर दिए हैं -16, ये दूसरा नंबर है और ये आपका तीसरा नंबर है। दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको बेसिक रूल पता ही होगा। अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम ये बोल सकते हैं कि a + c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b, या आई कैन राइट a + c इज इक्वल टू 2b। क्वेश्चन थोड़ा देखने में मुझे टफ लग रहा था, तो मैंने सोचा कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक रूल मुझे पता है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर टर्म्स में कुछ कांस्टेंट प्लस या माइनस कर दिया जाए तो भी वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहते हैं।
यहाँ पे भी -16 है, यहाँ पे भी -16 है, यहाँ पे भी +16 है। तो मैंने केवल ये कोशिश करी कि आई विल कन्वर्ट एवरीथिंग बाय एडिंग -16। तो यहाँ पे -16 जोड़ने से पहली टर्म हो गई 0, दूसरी वाली में -16 जोड़ने से ट्वाइस ऑफ x + 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2x - 1 ये हट गया, और तीसरी में +16 वापस जोड़ने पे तीसरी टर्म हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ 2x - 1 + 16 एंड दैट इज इक्वल टू द न्यू टर्म्स ऑफ योर एपी। मुझे कैसे भी करके केवल x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए एपी से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है। साथ में ये भी बोला गया है सेकेंड टर्म का 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में फर्स्ट और थर्ड टर्म का एडिशन आएगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बिकम 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर 2x एंड दिस इज इक्वल टू twice of the middle term, this is equal to the first term and the last term। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, यू विल गेट द आंसर। जब भी ऐसी क्वेश्चन फंसते हैं इसको वापस से काय में कन्वर्ट करने की बात करेंगे हम, क्वाड्रेटिक में। तो दिस विल बी नथिंग बट 16 × 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2x बाय 2 + 16। अब यहाँ पे आप 2 की पावर x को t मान लीजिए, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 16t माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 + 16। ये वापस से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट दी आंसर फॉर टी। आई थिंक सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट टी इज इक्वल टू 3। क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आती है तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट my assumption is that you should know how to solve the quadratic equation. Now moving to the 11th question of the paper, the number of triangles that can be formed by choosing the points 7 point on a line and 5 points on another line. Again I am telling you this question is very easy. थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, दो लाइंस है, पैरेलल है, एक पे 7 पॉइंट है, 2 3 4 5 6 7, और एक पे 5 पॉइंट है 2। अगर किसी ने मेरा सेशन अटेंड करा होगा तो ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ और हमारी शीट में भी बहुत बार दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। ऊपर 7 पॉइंट है, नीचे 5 पॉइंट है, तो इसमें दो प्रकार के ट्रायंगल फॉर्म होंगे। एक तो नॉर्मल ट्रायंगल जो बनता है वो, और दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो होता है अपसाइड डाउन, मतलब एक वर्टेक्स नीचे और 2 वर्टेक्स ऊपर। जब हम एक वर्टेक्स ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर 7 में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं 7C1 इंटू नीचे कोई भी 2 पॉइंट तो 5C2। साथ में इधर यू विल हैव 7C2 इंटू 5C1। So what is the value of 7C1? 7. What is the value of 5C2? 5C2 the value is what? 10. 7C2 the value is what? 21 or into 5. So this is 70 plus 105, overall 175. Must be done question in the paper because the question was very easy. अगर 20 मार्क्स लाने तो मैं आपको 7 क्वेश्चन बता चुका हूँ ऐसे, जो कि मस्ट बी डन थे पेपर में, बहुत आसान थे। A new sequence is obtained from the sequence of the positive integer 1 2 3 by deleting the perfect square। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 ने लिखना नहीं है, 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है, और उसमें से जो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको रिमूव कर देना है। और ऐसा करने के बाद में आपकी 2022 टर्म कौन सी होगी? तो अगर मैं नॉर्मल सीरीज लिखता तो आई वुड हैव रीच टू 2022 ओनली, लेकिन इस 2022 के चक्कर में बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर हट गए, मतलब कुछ टर्म्स आगे तक भी जाएंगी। तो हमें यह निकालना बहुत जरूरी है कि इसके पहले कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसके पहले अगर मैं एक असम्पशन मारता हूं रफली, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। भैया 1600 तो जाना ही है, तो 40 टर्म तो कम हो ही चुकी है, मतलब इसके अंदर 40 आएगा ही आएगा आगे ऐड होकर। पर स्टिल आई फाइंड आउट और एग्जैक्टली कितने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 45 का स्क्वायर निकालना आसान है मेरे लिए। तो 45 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2025। क्यों होता है? क्योंकि 5 का स्क्वायर पीछे लिख देते हैं और इस 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी है। तो 2025 भी रिमूव हो जाएगा। तो ऐसी 45 टर्म रिमूव कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पे 45 ऐड करता हूं मैं, तो यहाँ आता है 7, यहाँ आता है 6 और यहाँ आता है 20। 46 क्यों नहीं करता हूं मैं? 46 क्यों नहीं करता हूं मैं? क्योंकि 46 की जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी होगी। अब आप बोलोगे कि 45 का स्क्वायर 2025 है सर, तो ये कैसे हटेगा? तो आप समझिएगा, जब मैंने 1 4 9 16 करके हटाए तो 3 टर्म्स हट चुकी है, तो ऑटोमेटिकली 2025 भी आ जाएगा काउंटिंग के अंदर। तो 3 टर्म हटाने के बाद में काउंटिंग में क्या आ गया? 2025, लेकिन ये भी काउंट नहीं होगा।
वैसे मिला के 45 टर्म्स हट जाएंगी, तो 45 टर्म्स ऐड करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट लास्ट 2028 टर्म पे, 22nd टर्म पे, वो होगी 2067। 46 का स्क्वायर आना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 46 का स्क्वायर आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लें। 46 इंटू 46, 6 6 36, 3 कैरी ओवर, 6 24, 7 2 x 4, the value is something near to 3016। तो इतना आगे हम जा नहीं रहे, तो 46 का स्क्वायर रिमूव नहीं होगा, जो भी वैल्यू है ये, लेकिन ये बड़ी है वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है। क्लियर हो रही मेरी बात आपको? आया ना? आई मेड सम कैलकुलेशन मिस्टेक, जस्ट आई चेक इट आउट। 6 6 36, 3 कैरी ओवर, 6 4 24, 24 plus 3 is 27, x 4 6 24, 2 कैरी ओवर, 4 4 16 plus 2 18, 6 7 plus 4 is 11, 1 8 2 10 और 1 11, 46 का स्क्वायर अभी काटना पड़ेगी तीसरी, हाँ मेरे को भी समझ नहीं आया। 6 36, 6 का आया 3, 6 चौक 24 और 3 27 सही है। 6 चौक 24, 24 का आया 2 कैरी ओवर हो गया 18, 40 का स्क्वायर 1600 होता है ना। काम मैथ से गलत कर रहे हैं क्या? 6 36 का आया 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, सही तो है यार। दिस विल बी 2116 which is much higher than the given value। ये काट के हटा देना इतना सा। क्वेश्चन नंबर 13, when Geeta increases speed from 12 km to 20 km per hour, she takes 1 hour less than the usual time। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी कंसेप्ट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड का रेशो लेते हैं। क्या करते हैं? स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो आ रहा आपका 3 और 5, वहीं पे टाइम का रेशो इस रेशो के अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 5 और 3। और इसका जो गैप है वो है आपका रेशो में 2 विच इज इक्वल टू 1 आवर। इससे इंडिविजुअल टाइम आ जाएगा 1.5 आवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 आवर्स। तो आप इस 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 30। ऐसी शॉर्ट ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, उसके अंदर हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस लोड कर रखे हैं। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से कि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, शुड बी डन में आता है वापस से। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे पहली बार में लगा था कि थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इन्हें बोला है एपी की 3rd टर्म, 14 टर्म और 69th टर्म जो है वो एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जीपी की, है कि है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जीपी की। तो अगर मैं 3rd टर्म देखता हूं तो एक्चुअली क्या होती है, a प्लस 2d। 14 टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 13d और 69 टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 68d। यहां से यहाँ का डिफरेंस जो था वो आया 11d और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस आया वो आया है 55d। तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ तो इस सीरीज के अंदर है जो कि हम निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज एक जीपी की टर्म में भी है। तो जीपी की जब 3 टर्म मानी जाती है तो मान लीजिए मैं मान रहा हूं a डैश r और a डैश r स्क्वायर। तो जीपी में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, रेशो। जीपी में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, रेशो। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो हम देखिए, हम दिस टर्म divided by the first term a dash r upon a and that is equal to a dash r square upon a। तो इसके अंदर हम वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं हम। a dash r की वैल्यू हमारे हिसाब से दिस इज r, a dash r, दिस इज a dash एंड दिस इज a dash r square। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, r निकाल सकते हैं। ये r a से a कट गया है और ये a से a कट गया है। तो अगर आप देखें तो आपके r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू क्या आएगी,
हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी a + 13d अपॉन a + 2d।